नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग BPSC GS पॉइंटर देख रहे थे, जिसमें हम लोग आज ज्योग्राफी देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी से हम लोग शुरू करेंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। आज से हम लोग समान भूगोल शुरू करेंगे, जनरल ज्योग्राफी। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी क्या क्या देख चुके हैं? हिस्ट्री प्लस पॉलिटी। पहला में हिस्ट्री था, उसके बाद पॉलिटी हम लोग देख चुके हैं। आज से हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। इसमें हमारा पहला में है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। पहला कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो संपूर्ण मानव जाति का 17%। ऐसे 17.5% है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 17% दिया है। 17.5% याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का विस्तार है, तो कहाँ से कहाँ तक है? एक तो ऐसे जब देखेंगे ग्लोब, तो यहाँ पे हम लोग हैं उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे भारत का मैप है। तो इसमें पहला तो हो जाएगा कि जो जो उत्तर है उसको याद करिएगा, तो दक्षिण कट जाएगा। उत्तर उत्तर अक्षांश पूछ भारतीय विस्तार, तो अक्षांश अगर पूछेगा तो उत्तर हो जाएगा। जैसे देखिए कोई भी ऐसे ग्लोब है तो यहाँ पे ये जो रेखा है वो अक्षांश होती है, लेटी हुई रेखा लैटीट्यूड कहलाती है। और ऐसे ऐसे जो होता है वो देशांतर कहलाता है। तो अक्षांश अगर पूछेगा तो उत्तरी अक्षांश में है हमारा, और अगर देशांतर पूछेगा तो पूर्वी देशांतर में है। तो इसमें जितना भी आएगा सब उत्तरी में आएगा। उत्तरी उत्तरी उत्तरी, इधर दक्षिणी है तो कट जाएगा, ये उत्तरी है। तो कह रहा है कि 37 डिग्री से लेकर ये, तो ये गलत है। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक बार देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इसको याद रखिएगा याद से। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीन बीच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो दोनों के बीच कितना है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, जैसे जैसे आप 0 डिग्री से पूरब की ओर जाते हैं आपका बढ़ता है समय, आगे की ओर जाएगा। पूरब जब आने पे, पूरब ईस्ट, जब पश्चिम जाएंगे तो घटता है। तो हमारा जो भारत है ये 0 डिग्री से 82.5 डिग्री ईस्ट में है, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो इसीलिए हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। ये भी पूछता है, जैसे देख सकते हैं इसको, जो ऐसे निकाला कैसे जाता है। तो जैसे पूरा जो विश्व है वो 360 डिग्री में बटा हुआ है, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि 360 डिग्री बराबर 24 घंटा। तो 1 डिग्री जब कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे घटेगा? तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30 डिग्री हो जाएगा। तो 1 घंटा में 15 डिग्री, 1 घंटा में आपका हो जाएगा 15 डिग्री। ये भी निकाल सकते हैं कि 1 घंटा में हो जाएगा 15 डिग्री, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट। तो अगर 60 मिनट में हो जाता है 15 डिग्री, तो 15 चौके 60, तो 1 डिग्री में आ जाएगा आपका 4 मिनट। तो यहाँ पे हमारा 82.5 डिग्री आ गया है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 82 डिग्री का। तो 82 डिग्री का कितना हो जाता है? 82 गुने 4 कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 8 चौ 32, 4 दूनी 8, 8 चौ 32 हो गया। उसके बाद इतना हो गया मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट था तो इतना मिनट हो गया। अब इसको जब घंटा में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 30, 6, इसको 60 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा? जैसे कि आपका देखेंगे कि 60 घंटा में 1 मिनट होता है, 60 मिनट में 1 घंटा। तो इसको जब भागा दीजिएगा तो 300 को पहले निकाल लेते हैं, तो 300 बटा 60, तो 6 पचे 30, तो 5 घंटा इधर हो गया, बच गया 28 मिनट। इधर हमारा हाफ डिग्री बचा हुआ था। तो अगर हाफ डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा? 1 डिग्री में 4 मिनट, तो हाफ डिग्री में 2 मिनट। तो जब 28 में 2 मिनट और जोड़ेंगे तो 30 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट आंसर हो जाएगा। तो 5 घंटा 30 मिनट जो है वो भारत आगे रहता है, यही रीजन है इसके आगे रहने का। 5.5 घंटे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है? तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, तो ये भी सही है। तीनों हमारा सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि गंगा के मैदान को एक किसके रूप में वर्णित किया जाता है? तो जीएफ सिनक्लाइन कहा जाता है गंगा के मैदान को। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक में। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है, अटल सुरंग की, तो ये 9.02 किलोमीटर है।
हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये पार करती है पूर्वी पीर पंजाल को। इस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है, तो कहाँ पे मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित पहाड़ियाँ अवस्थित है, तो वहाँ है नीलगिरी पहाड़ियाँ। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, तो इसका रखा गया है रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सहादरी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो कार्डमम की पहाड़ियां। कानन देव नीलगिरी दार्जिलिंग गिरनार में से इस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो चाय बागान कहाँ नहीं है? तो गिरनार में नहीं है, जबकि कानन देवन नीलगिरी दार्जिलिंग ये सब में है चाय बागान। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो केटी गॉडविनस्टाइन। जो जिला रोहतांग नाथुला खैबर में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो इसका नाम है नाथुला। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, तो 4300 से 6000 मीटर पूरब में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुए, तो सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार तो एक अग्रगंभीर है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नन ऑफ द एबव, ना तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ आंध्र तेलंगाना में नहीं है, ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ तेलंगाना महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तारित है, तो ये ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, तो ये हो जाएगा एक से अधिक ऑल। यह मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो मेघालय पठार का अंश क्या क्या हो जाता था? अगर गारो खासी जयंतिया ये सब रहे तो वो रहेगा, जबकि भुवन पहाड़ी नहीं है, गारो खासी जयंतिया है, भुवन नहीं है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो यह है दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण पश्चिम कहाँ हो जाएगा? जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा। तो जब भारत का मैप देखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, तो अरब सागर में पड़ती है आपका लक्षद्वीप, और ये बंगाल की खाड़ी में क्या पड़ता है? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो ये भी पूछ सकता है कि लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है, तो ये भी आंसर दे सकते हैं कि अरब सागर में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? तो ये प्रवाल उत्पत्ति का है, प्रवाल से उत्पत्ति हुआ है इसका, लक्षद्वीप का। इस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है कि विदर्भ में एक प्रादेशिक नाम, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। पाट अंचल अवस्थित है, तो झारखंड में है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों का फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में अवस्थित है? तो ये झारखंड में है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा यूपी, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। अगर सबसे बड़ा कहे तो कौन सा हो जाता है ऐसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो? राम महान हैं आप, राम महान ऐसे करके याद रखिएगा। तो सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद दूसरा में एमपी, तीसरा में महाराष्ट्र, यही तीनों हैं। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखना रहे तो इसमें आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाता है आपका एमपी, फिर यूपी, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, तब बिहार। बिहार तो बहुत बाद आता है, 12वें नंबर पे है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। राम महान ऐसे क्या याद रखना था, राज से राजस्थान, म से एमपी, महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरे एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो जनसंख्या में हमारा राज्य है तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां। पहला में जनसंख्या कौन है? जनसंख्या में पहला यूपी, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में अपना बिहार। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? तो टोटल कितने से घिरा हुआ है? तो 7। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में से सबसे बड़ा जिला है। इसको याद रखिएगा, कच्छ माना था बीपीएससी, कच्छ को सबसे बड़ा जिला है। गुजरात की राजधानी है, तो इसका राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी पूछे तो जयपुर। भारत के इस भाग में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है, तो द्रविडियन कहाँ है? तो साउथ भारत, दक्षिण भारत में। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक में से इस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो हरियाणा में एक भी एसटी समुदाय नहीं है। बॉर्डर निवासी है, तो यह है गारो पहाड़ी के, गारो जनजाति है, तो असम में भी पाया जाता है, मिजोरम में भी और मेघालय में भी। गारो खासी जयंतिया ये सब नॉर्थ ईस्ट में ही पाया जाता है ज़्यादा। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील महाराष्ट्र में। निम्नलिखित जनजाति और राज्य की जोड़ी सही नहीं है, तो टोडा केरल, ये गलत है, हम लोग पढ़े थे एडीओ वाले बुक में।
टोडा कहाँ है? तो तमिलनाडु। भरमौर जनजाति की क्षेत्र इस प्रांत में स्थित है, तो भरमौर कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? तो भूमि सतह के 6000 मीटर तक होती है। किस नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो देवप्रयाग। ये 71वीं में भी पूछा था ये क्वेश्चन कि अलकनंदा और ये देवप्रयाग कहाँ है? तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनता है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो गंगा। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? तो इसमें नन ऑफ द एबव हो जाएगा। उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं, बराकर और उपनदियां। इसमें आंसर गलत दे दिया, नन ऑफ द एबव नहीं होता, इसमें 2 ऑप्शन रहता था पहले, ऑल ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव, तो इसी को मान लेता था बीपीएससी, ई ऑप्शन दे देता था। तो इसमें उत्तरी कोयल भी है और बराकर भी है, दक्षिणी कोयल शंख नहीं है, तो इसका हो जाएगा उपनदियां हैं उत्तरी कोयल और बराकर। 1 से अधिक होता है इसका आंसर, 1 से अधिक। निम्नलिखित नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन मिलती है फतुहा के पास गंगा में। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसे ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है, यरलुंग जांगबो नदी को। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? तो है ब्रह्मपुत्रा भी, सतलज भी, सिंधु भी। जैसे अगर ये भारत का मैप देखा जाए तो यहाँ पे से निकलती है तो पहले सिंधु, फिर यहाँ पे फिर सतलज मिल जाती है, और इधर से आते हुए जैसे अगर ये पूरा भारत मान लिया जाए तो यहाँ से ऐसे होकर ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश होते हुए। तो तीनों आपका मानसरोवर झील के पास का ही इसका स्रोत है, मानसरोवर झील ही स्रोत है तीनों नदी का, ब्रह्मपुत्रा का भी, सतलज का भी और सिंधु का भी। नेक्स्ट करा कि मानस नदी इस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की है उपनदी मानस। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी से बहती है। ये लोग अरब सागर की ओर गिरने वाली है, नर्मदा और ताप्ती, तो यह है आपका भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से बहती है। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है तो अमरकंटक से, इसका ट्रिक भी है, ऐसे याद कर सकते हैं, सोनम, सोन, नर्मदा और महानदी। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे सोन जो है वो पूरब की ओर जाती है, बिहार में मिल जाती है, ये उत्तर पूरब की ओर ऐसे। उसके बाद जो नर्मदा है ये पश्चिम की ओर चल जाती है, और महानदी इधर उड़ीसा की ओर चली जाती है, तीनों 3 दिशा में। सोनम, सोन, नर्मदा, महानदी अमरकंटक से निकलती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं तो नर्मदा और ताप्ती। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। विवाद ज़्यादातर रहता है कर्नाटक और तमिलनाडु में, इसके जल के बंटवारे को लेकर। ये भी पूछेगा कि किसके बीच विवाद रहता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। तेल नदी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो करा कि अधिकांश हिमालय नदियां 12मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। तो सही है, जितने भी हिमालयी नदियां होती है वो 12मासी होती है, ये बर्फ से पिघल के ये हमेशा इसमें पानी आते रहता है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो वर्षा पर निर्भर करता है। जब वर्षा होगी तो इसमें पानी भर जाएगा, और जैसे ही फिर गर्मी का मौसम आता है तो पानी कमने लगता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ये भी सही है, ये इसका पहाड़ों पर से उत्पन्न होता है, जबकि ये पठार पे से निकलती है। प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, तो ये गलत है। जो हिमालय नदी है, अगर यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, अगर लिखता कि हिमालय नदी प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अपने रास्ते के अधिक क्षरण का कारण बनती है, तब सही होता। तो सही उत्तर चुनना था, तो 1 और 2 सिर्फ होगा। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो ये लाहौल क्षेत्र में बहती है। निम्नलिखित नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, जबकि ये उत्तर से आके बहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी तो भी तो दक्षिण भारत में ही है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये सब साउथ में बहती है, जबकि गंगा ऊपर से आके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और ये ब्रह्मपुत्रा, दोनों मिलके कौन सा बनाता है बताइएगा आप लोग कमेंट में। नेक्स्ट करा कि दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? छोटानागपुर पठार से। दामोदर नदी निकलती है तो छोटानागपुर के पठार से। निम्नलिखित भूमि बंधित नदी है? तो ये लूनी नदी जो है क्या होता है कि वो ये रेगिस्तान में जाकर लुप्त हो जाती है, तो इसी को कहा जाता है भूमि बंधित नदी। तो इंग्लिश में देख लीजिएगा लैंड बॉन्डेड रिवर, तो ये हो जाएगा आपका लूनी, राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। सोन, गंडक, कोसी और गंगा में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा नदी परिवर्तन, ये दिशा परिवर्तित करती है, ऐसे ऐसे बहती है।
त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में आता है आपका गंडक नदी से पानी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर पूछेगा तो कानपुर। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो उत्तरकाशी नहीं है गंगा के किनारे। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो ये लिद्दर नदी के किनारे बसा है। हुंड्रू प्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो यह है कावेरी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठी पानी की झील है? तो उपरयुक्त में से नहीं, इसमें एक से अधिक हो जाएगा। लोकटक भी है और बुलर भी है। चिल्का तो सांभर झील है और ये खारे पानी की है, तो इसमें भी हो जाएगा एक से अधिक। चिल्का और लोकटक दोनों ही मीठे पानी की झील है। चिल्का और लोकटक, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ दे दिया है, इसको देख लीजिएगा। एक से अधिक तो होगा इसमें आंसर, जो ई ऑप्शन देता था, लेकिन लोकटक तो मीठी पानी का है। बुलर हमको लग रहा है बुलर होगा। चिल्का तो खाने पानी की है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है? यह है कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाले गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो यह है कांवर झील। पहला रामसर भी है बिहार का। दिल्ली, मुंबई, लेह और बेंगलुरु में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो ये लेह है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है तो स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन। नेक्स्ट करा कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है तो इनकी ऊंचाई में भिन्नता, यही मेन रीजन है। मानसून का निवर्तन इंगित करता है तो साफ आकाश से। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है और आवश्यक ऊंचाई नहीं है इसको पार करने के लिए। उल्टा लिख दिया है। जैसे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे तो जब पश्चिमी यहाँ से जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये अरावली पर्वत सामने आ जाती है। अगर ये टकराती है तभी बारिश होगा, लेकिन ये सामने आ जाती है इसलिए बारिश नहीं होती है। किसी प्रकार का बाधा इसको पार करने के लिए नहीं मिलता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे संदर्भित की जाती है? तो उत्तर बिहार पूछेगा तो CWG। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूरब से जो आता है वो लौटते हुए मानसून से होता है, वो सिर्फ तमिलनाडु में वर्षा करता है। चेरापूंजी अवस्थित है, सबसे अधिक वर्षा होता है। पहले मासिन राम था, ये चेरापूंजी था, फिर अब मासिन राम हो गया है। तो ये कहाँ अवस्थित है? तो दोनों मेघालय में ही है, चेरापूंजी भी और मासिन राम भी। इस राज्य में जाड़े में मौसम में बारिश होती है तो ये तमिलनाडु में होता है लौटते मानसून से। जो उत्तर पूर्वी मानसून है नॉर्थ ईस्ट, तो इसके कारण तमिलनाडु में ठंडी में बारिश होती है। नेक्स्ट करा कि सही सुमेलन है तो प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। पहला करा कि बाढ़ तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, भूकंप तो हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, सूखा तो मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात तो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। रेगुर किसका नाम है? तो इसे काली मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मृदा को, या काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा कह सकते हैं। तो रेगुर मिट्टी किससे सबसे ज़्यादा है? तो महाराष्ट्र में। इसमें क्या उपजता है इसको कमेंट कीजिएगा। रेगुर मिट्टी में करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केसर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है तो जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है तो ये कहलाती है पुरानी, अगर पूछे तो बांगर, और नई खादड़। दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो बालू, चिकना कण और गाद। करेबास मृतिका जो जाफरान या केसर के स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है तो ये कहाँ है? तो कश्मीरी हिमालय में। पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये मिलता है चिकनी मिट्टी में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो वन रोपण द्वारा। जितना वन रोप देने से मृदा का जो अपरदन है वो कम जाएगा। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये MP है। इसको आप आर्थिक जो वन रिपोर्ट आता है उसके आधार पर देख लीजिएगा, जो 2 साल पर आता है, तो 2023 के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। अभी भी MP ही है। इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाई जाती है तो ये मिजोरम है 21 के अकॉर्डिंग, इसको 23 के अकॉर्डिंग बदल लीजिएगा। नेक्स्ट करा कि पट्टी सीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी है तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है पट्टी सीमा परियोजना। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है तो लघु परियोजनाओं से। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक से। निम्नलिखित नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है तो ये होता है त्रिवेणी नहर से। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज। मयूरकाशी, मचकुंड, पल्ली बसार और शिव समुद्रम में से भारत की सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है तो शिव समुद्रम। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो यह आपका है कृष्णा नदी पर।
हीराकुंड बांध इस नदी पर बनाया गया है तो महानदी। मेथौन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध इस नदी पर बनाए गए हैं तो बराकर नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है तो उत्तरी कोयल पर। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है तो विभिन्न मौसमों पर दो फसल के उगाने से युग्म पैदावार इसे ही कहते हैं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है तो 1 हेक्टेयर से कम। कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में देख सकते हैं सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी, यही हो जाता है सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। नेक्स्ट करें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रगति किया है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है तो क्या हो जाएगा कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। जो स्टेट रह गया था वहाँ करना था, साथ ही जो फसल रह गया था उसको भी करना था द्वितीय हरित क्रांति में। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। नेक्स्ट करें कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, ठीक है। सिंचाई इसमें पर्याप्त चाहिए, ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ, ग्रामीण सड़कें और विपणन, तो ये सभी सही है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इसमें सप्त क्रांति आ जाएगा। इंद्रधनुषीय क्रांति, इसे सप्त क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट करा काली क्रांति संबंधित है तो कच्चा तेल उत्पादन से। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है यूपी। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल फसलों में से कौन सा एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है तो चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है तो चावल। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं तो यह आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक पूछे तो गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्ट बंगाल में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिले हैं तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है तो सबसे ज़्यादा यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। ये 21-22 के अकॉर्डिंग है। इसको नया जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है 31 जनवरी को, उसके अनुसार चेंज कर लीजिएगा। गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली में से शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है तो मूंगफली। कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से यह क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है तो पुलनेज कर्नाटक में नहीं पड़ता है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है तो चाय का। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। केसर, रबड़ पूछे तो केरल। ये भारत में चाय का, ये तो चाय हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, असम, ये सब में। केसर पूछेगा तो जम्मू कश्मीर। पटसन उत्पादक सर्वाधिक तो ये हो जाता है वेस्ट बंगाल। कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है तो हलिकर और मेवाती नहीं है। भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं तो एमपी और उड़ीसा। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है तो पंजाब में नहीं है। लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसकी खनन होता है तो हेमेटाइट का। पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया के सबसे प्रसिद्ध विशेषता है तो यह है आपका किस लिए प्रसिद्ध है तो लौह अयस्क खनन के लिए। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है उड़ीसा, आंध्रा, गुजरात और महाराष्ट्र में से तो गुजरात में नहीं है, जबकि उड़ीसा, आंध्रा और झारखंड में है। भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है तो एमपी। वर्तमान में भी एमपी ही है। अगर ऐसे पूछे कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो तांबा खनन के लिए। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान तांबा के लिए। भारत के राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है तो यह है राजस्थान। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई तो रानीगंज में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है तो यह है आपका छत्तीसगढ़ में। झारखंड में कोयला की स्थिति है झरिया में। कोयला की स्थित है, कोयला कहाँ स्थित है ऐसे याद रखिएगा तो झरिया में। झारखंड में झरिया क्षेत्र मुख्यतः पाया जाता है तो झरिया में कोयला। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें तो क्या हो जाएगा। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें, तो सब इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव 1, 2, 3, 4। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है तो ये होता है आपका झारखंड में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार है तो डिगबोई असम में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ तो 1970 और 80 के दौरान। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है तो केरल, ये बार बार पूछता है।
कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो अपना बिहार में है बाढ़। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका राजस्थान में। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 11.8%। ये चेंज होते रहता है, करेंट के अनुसार इसको चेंज कर लीजिएगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही नहीं है। तो भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। तो ये गलत है, अब तो और बढ़ गया है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 94 में थी, इसको वर्तमान से देख लीजिएगा, ये करेंट का क्वेश्चन है। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता निम्नलिखित कारण है। तो ये हो जाएगा कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो ये सारा सही है। नेक्स्ट करा कि कौन सा राज्य भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो ये है राजस्थान। इसको करेंट से देख लीजिएगा क्योंकि हमेशा बदलते रहता है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लोहे निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टाटानगर। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर। बिहार में डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। अखबारी कागज उद्योग इस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपानगर। नेक्स्ट है क्या स्थान और उद्योग? तो वायुयान उद्योग बेंगलुरु में, एल्युमिनियम उद्योग कोरबा, लौह इस्पात जमशेदपुर, तांबा मलाजखंड। नेक्स्ट करा कि सुवर्ण चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था तो कब हुआ था? डलहौजी के समय 53 में बम्बई से थाने तक चली थी। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। इसमें जितना भी करंट से अपडेट है सब हम एईडीओ के लिए जो मैराथन कराए हैं ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें करवा दिए हैं, उसमें देख सकते हैं। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर है तो ये बिहार में पड़ता है मुख्यालय हाजीपुर। निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है? तो 12,431 त्रिवेंद्रम टेंटर। ये भी बदल गया है, अब है विवेक एक्सप्रेस अभी वर्तमान में। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। मोरमा गोवा पतन स्थित है? तो गोवा में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्ग एक जोड़ता है तो हल्दिया से को प्रयागराज से। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है महाराष्ट्र में स्थित। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो 1986 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो 28 जनवरी 1882 को। औपचारिक शुरुआत। जवाहर सुरंग स्थित है तो बनिहाल दर्रा के नज़दीक। नेक्स्ट करा कि गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है तो विंध्याचल श्रेणी। पूरब की ओर प्रवाहित नदी है तो गोदावरी और कृष्णा। भीमा नदी उपनदी है तो कृष्णा की। भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है तो प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से जल प्राप्त करती है। इस नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र हैं, दोनों इसकी विशेषता है। काली मिट्टी के लिए प्रयुक्त शब्दावली है तो इसे रेगड़ या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यह कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा इसका सबसे बड़ा भंडार राजस्थान। पूर्वी यूपी एवं बिहार के भाग मैदानों में सम्मिलित है तो मध्य गंगा मैदान में आता है। उद्योग का केंद्र है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कि भीलवाड़ा। सोमेश्वर श्रेणी की एक भाग है तो शिवालिक श्रेणी का। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं तो कार्डमम। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा किससे कम होती है? तो जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस वहाँ शुष्क कृषि की जाती है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है तो हरिके बैराज। भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं तो ये पूर्वी घाट में नहीं उगते हैं। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी सहायक नदी है तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध वायुमंडलीय विशेषता है तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का खिसकना, तिब्बती ऊंच और लाल नीना। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित जाति के लोगों को कहा जाता है तो मैतेई। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है तो देवप्रयाग में। कोयले के भंडारों से समृद्ध नदी घाटी है तो दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदा घाटी और गोदावरी घाटी। चीनी उद्योग के उत्पादन से संबंधित तथ्य है तो महाराष्ट्र क्षेत्र में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है।
उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी चेंज हो जाता है। वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। ईंटों के निर्माण में उपयोगी मृदा की प्रकृति है तो लैटेराइट। अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है तो अनाईमुडी में। बृहत हिमालय अथवा हिमाद्री को पूर्वी छोर पर है तो नामचा बरवा। सुंदरबन क्षेत्र में है तो यह है आपका सघन मैंग्रोव वन में आता है। कैगा तो न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है यहाँ कैगा कर्नाटक में। अभी बहुत सारा बचा हुआ है, इसको हम लोग सेकंड पार्ट में देख लेंगे, पार्ट 2 में। आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।